स्वागत है आपका 1000 MCQs फॉर यूपीएससी 2022 प्रीलिम की सीरीज में। जैसे कि आपको पता है कि ये जो स्पेशल सीरीज है इसमें हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, और वो एमसीक्यूज जिसमें करंट एंड स्टैटिक दोनों ही मिक्स होते हैं। आज का हमारा सेट है सेट नंबर 15। इससे पहले ऑलरेडी 14 सेट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस लेक्चर को देखने के बाद वो जरूर देख लेना, और इसके नोट्स भी आपने बनाते रहना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एक मेरा टेलीग्राम पे चैनल है फतेह सर के नाम से, उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और इस लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धौला सैदिया भूपेन हजारिका ब्रिज एंड द प्रपोज्ड दुबरी फुलबरी ब्रिज, ये दो ब्रिज के नाम है, ये कनेक्ट करते हो असम से विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कहते हैं कि जो असम है अपनी कंट्री का एक स्टेट है, उसमें ये दो ब्रिज है जी, धौला सैदिया ब्रिज एंड प्रपोज्ड, भी ये प्रपोज्ड है, दुबरी फुलबरी ब्रिज। ये कौन से दो स्टेट को असम के साथ कनेक्ट करते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, एंड फोर्थ है मेघालय एंड नागालैंड। एंड जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। तो मीन्स जो असम स्टेट है उसको एक ब्रिज अरुणाचल के साथ कनेक्ट करता है, दूसरा ब्रिज मेघालय के साथ कनेक्ट करता है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है। और जैसे कि आपको पता है कि जो मेरी वीडियो है बाइलिंगुअल रहती है, इसमें मैं स्टेटमेंट इंग्लिश में भी रीड करता हूँ और आपको हिंदी में भी उसको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, उसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो हम लोग देख चुके हैं। देखो जी, दुबरी फुलबरी ब्रिज ये एक प्रपोज्ड ब्रिज है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बन रहा है, और ये कनेक्ट कर रहा है असम को मेघालय से। क्लियर है? इतना क्लियर है जी। उसके बाद है हमारे पास जो दुबरी फुलबरी ब्रिज है तो अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन जब ये बनेगा ये लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा। इसकी जो लेंथ है वो है मोर देन 19 किलोमीटर, बहुत लंबा ब्रिज होगा जी। और ये जो प्रपोज्ड ब्रिज है ये काफ़ी क्लोज है बांग्लादेश के, बांग्लादेश बॉर्डर के पास है, जो कि कनेक्ट करता है असम का दुबरी, ये जो प्लेस है दुबरी ये असम में है, एंड मेघालय में है फुलबरी। और इसके लिए जो फंड आ रहा है वो जापान से आ रहा है, जापान की एक जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है वो इसको फंड कर रही है। अब देखते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज भूपेन हजारिका सेतु, जिसको कि धौला सैदिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं ब्रिज। ये कनेक्ट करता है असम को अरुणाचल से। अरुणाचल हमें पता है कि हमारे जो इंडिया मैप में है वो 7 सिस्टर का ही पार्ट है। तो ये ब्रिज है लोहित रिवर पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, वो ब्रह्मपुत्रा पे था, ये लोहित पे है, जो कि ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है। और ये कनेक्ट करता है विलेज धौला, जो कि हमें तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। तो धौला बिल्कुल साउथ में है एंड सैदिया हमें नॉर्थ में मिलता है, दोनों को कनेक्ट करता है। ऐसी बातें भी अपने ध्यान रखनी है। मैप देख लेते हैं जी। ये रहा दुबरी एंड फुलबरी ब्रिज, ये ब्रह्मपुत्रा पे है, ये हमारा बांग्लादेश है, ये मेघालय है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, ये रहा असम। अब दूसरी बात है धौला सैदिया की, ये रहा जी, ये यहाँ पर ये लोहित रिवर पे है। एक है बोगीबेल ब्रिज, ये भी हमें मिलता है असम में ही, और ये मिलता है हमें कौन सी स्टेट में जी? असम में। और ये हमें मिलता है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। तो ये काफ़ी 2-3 इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो कि हमें असम में मिलते हैं, तो आपको उनको ध्यान से देखना है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, बीच में असम है हमारे पास, ये रहा नागालैंड, ये रहा मणिपुर, ये रहा भूटान कंट्री। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग रोड ट्रांसपोर्टेशन। कहते हैं कि रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, इनमें से एक या दो। चलो देखते हैं। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द एशिया। कहते हैं कि इंडिया में एशिया का सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे रोड है। मीन्स अगर देखा जाए एशिया के में तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है रोड नेटवर्क के मामले में। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, गुजरात हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द नेशनल हाईवेज। कंट्री में अगर नेशनल हाईवे की डेंसिटी देखी जाए तो वो सबसे ज़्यादा गुजरात में है। सेकंड स्टेटमेंट ये बात कर रही है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, इट हैंडल्स, अब किसकी बात हो रही है? नेशनल हाईवेज की। मोर देन 85% ऑफ द पैसेंजर
ट्रैफिक इन द कंट्री। जो 85% पैसेंजर है उसका ट्रैफिक है वो यही ज़्यादा देखते हैं जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं। तो इसमें देखा जाए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड भी गलत है। तो अगर मैं फर्स्ट को निकाल दूं, सेकंड को निकाल दूं और हमारा बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं ये गलत क्यों है जी। तो जैसे कि मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इंडिया सेकंड तो है लेकिन वो एशिया में नहीं है जी, वो है वर्ल्ड में। ठीक है, एशिया में वो लार्जेस्ट है, वर्ल्ड में वो सेकंड नंबर पे है आफ्टर द यूएसए। तो यूएसए वर्ल्ड में सबसे टॉप पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है रोड नेटवर्क के मामले में, और एशिया में इंडिया टॉप पे है। इंडिया में टोटल 5.89 मिलियन किलोमीटर रोड है। नेशनल हाईवे की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट करते हैं 64% ऑफ द ऑल गुड्स और 90% ऑफ द टोटल पैसेंजर ट्रैफिक। देखो 90% है, जो जितने भी लोग घूमते फिरते हैं वो इन्हीं से ज़्यादा घूमते हैं, और जो रोड्स, जो हमारी गुड्स की बात हो रही है वो 64% के अराउंड है। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। देखो ये हमारी जो ट्रेंडिंग वाली स्टेटमेंट है, और क्योंकि उसमें अगर ये इंप्रूव होगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारी कंट्री में इंप्रूवमेंट होगी कनेक्टिविटीज़ में। जैसे सिटी के साथ होगी, टाउन के साथ होगी, विलेज के साथ होगी। अगर हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, तो कंट्री डेवलप जरूर करेगी, ये भी पॉजिटिव साइन है। अगर शेयर ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखा जाए हमारी जीवीए में, तो वो 2019 की बात करें तो 4.6 था। और अगर उसमें से देखो, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो टोटल ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास रेलवे भी है, हमारे पास वाटरवे भी है एंड नेशनल हाईवे भी है, ये उन टोटल का 4.6 है। उसमें से अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो 3.6 के अराउंड है। तो मीन्स काफ़ी ज़्यादा हिस्सा टोटल ट्रांसपोर्टेशन में से भी रोड का ही है इंडिया में। ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मर्जिंग पावर है की प्लेयर के रूप में, क्योंकि वो काफ़ी सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है इंडिया में। ठीक है जी, तो याद रखना कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छी एज अ पावर निकल के आ रहा है, की प्लेयर निकल के आ रहा है इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। और इसी चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई भी अलाउ कर दिया रोड सेक्टर में। तो मीन्स अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो 100% इन्वेस्ट कर सकती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। डेंसिटी की बात करें तो इंडिया में जो डेंसिटी है नेशनल हाईवेज की वो हाईएस्ट है ऐसी स्टेट में जहां पर हम लोग 60 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देखें, तो उसमें पंजाब, हरियाणा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटका, ये मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये स्टेट्स आती हैं। अगर बात करें हम लोग गुजरात की, तो गुजरात में है 20 to 40 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। तो गुजरात टॉप पे नहीं है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत थी। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वो 40 से 60 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में आती है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ द एक्शन JCPOA ऑफन सीन इन द न्यूज। कहते हैं कि जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, इसको हम लोग नॉर्मली न्यूज में देखते हैं, ये है क्या। अगर आपने कभी ईरान न्यूक्लियर डील सुना होगा तो ये वही चीज है जी। देखते हैं, इट एंडोर्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। कहते हैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एंडोर्स किया गया है टू प्रिवेंट द ईरान फ्रॉम डेवलपिंग द न्यूक्लियर वेपन, ताकि ईरान को हम लोग न्यूक्लियर वेपन है उसको बनाने से रोक सकें। इसको यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स है, उसने इसको एंडोर्स किया, इसको मींस फोर्स में लेके आए वो। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है हमारी। सेकंड है हमारे पास, इट प्रोहिबिट्स ईरान फ्रॉम अंडरटेकिंग सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। एक तो इसमें बताया गया कि इसमें जो न्यूक्लियर पावर, वो जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा उसको रोकना है। सेकंड स्टेटमेंट में कि उसको जो सिविलियन न्यूक्लियर पावर है, मान लो जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट उसने बनाना है, न्यूक्लियर से बिजली प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको भी रोक रहा है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट वो भी गलत है, सेकंड भी गलत है, और हमारा जो आंसर है वो है डी, नाइदर वन नॉर टू। अब देखते हैं जी दोनों क्यों गलत है। एक तो बात ये कि ये न्यूक्लियर डील जो है इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म नहीं, इसको एक और नाम से जानते हैं, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज ईरान न्यूक्लियर डील। अब ये जो एग्रीमेंट है ये 2015 में साइन हुआ था। अब इसमें कौन कौन था, एक साइड पे था ईरान, दूसरी साइड पे थे P5+1। अब P5 क्या है, परमानेंट 5 मेंबर ऑफ द यूएन। अब इसमें यूएसए नहीं है, ये 5 मेंबर, +1 क्या है, जर्मनी, प्लस कौन सा है, जर्मनी। अब देखते हैं जी 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, जैसे कि मैं पता है यूएसए, ठीक है जी, ये यूनाइटेड नेशन के 5 है, उसमें चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो यूएसए उनमें से एक पार्ट है, ना कि यूएसए ओनली पावर है। और +1 कौन सा है, जर्मनी। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और उसके बाद 2019 में यूएसए ने अपने आप को विदड्रॉ कर लिया इसमें से, कहा कि हम इसके साथ नहीं अब काम करेंगे, उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल दिया।
इसका पर्पस क्या था? यही पर्पस था कि इसको रोकना है, क्या करने से? ताकि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर सके। ठीक है जी, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये इसमें ये है कि इसने अलाउ किया गया कि वो सिविलियन न्यूक्लियर पावर को कर सकता है। तो ग्रांट क्या गया है इसमें? ग्रांट, उसको पावर ये दी गई है, ग्रांटिंग है कि भाई आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट कर सकते हो, लगा सकते हो, जिससे कि आप न्यूक्लियर पावर एनर्जी भी प्रोड्यूस कर लो। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF है वो काफ़ी न्यूज़ में था, हैज़ एडेड तुर्की अलॉन्ग विद जॉर्डन एंड माली। इन कंट्रीज को उसने रिवाइज किया है अपने ग्रे लिस्ट में। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द FATF। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव पे इसको बनाया गया है। टू, किसके लिए? टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसको रोकने के लिए। तो कहा कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था तो इन्होंने इसको बना दिया। सेकंड स्टेटमेंट है, इट मैंडेट इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि जो ज़्यादा मीन्स वही है कि टेरर फंडिंग के रिलेटेड ये है, उसको रोकना। तो इसमें जो हमारी स्टेटमेंट सेकंड है वो सही है, फर्स्ट हमारी वो गलत है। गलत क्यों है देखते हैं। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कि वो क्यों है गलत। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसके बारे में देख लो जी। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? ये देखेगी कि जो कम्बैट करेगी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, इसको रोकेगी। ये इसका मेन पर्पस है। स्टार मार्क कर लो जी। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना, दूसरा टेरर फाइनेंसिंग हो रही है उसको रोकना। अब ये जो FATF है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 1989 में बाय द ग्रुप ऑफ 7 G7। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? पेरिस में। ठीक है, तो वो वर्ल्ड बैंक वाली बात गलत है। G7 इसकी फाउंडेशन करी थी और वो भी करी थी 1898 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हमें मिलता है पेरिस में, लोकेटेड एट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर इन पेरिस। इसका जो सेक्रेटरी है वो वहीं पर है। मेंबर्स की बात करें, इसमें अभी 39 मेंबर्स हैं टोटल, जिसमें कि 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। इंडिया भी इसका मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 39 मेंबर हम याद नहीं कर सकते, लेकिन याद रखना इंडिया इसका मेंबर है। अब जो इसके सेशन होते हैं, इसकी एक बॉडी है जिसको बोलते हैं FATF प्लेनेटरी। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसकी, जो कि सारे डिसीजन लेती है। इसकी मीटिंग क्या होगी? मीटिंग 3 टाइम्स पर ईयर। तो ये जरूरी है कि एक साल में इनको 3 बार मिलना ही मिलना है। ये भी ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है आपको, इसको भी स्टार मार्क कर लो। लिस्ट की बात करें, 2 तरह की लिस्ट होती है, एक तो ये ग्रे लिस्ट, दूसरी है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट ऐसी है जिसको, ऐसी कंट्रीज को इसमें कंसिडर किया जाता है जो कि एक सेफ हेवन होती हैं टेरर फंडिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इनको कहा जाता है कि भाई ये बातें छोड़ दो, और इसको डराने के लिए इसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है कंट्रीज को। अभी अभी इसमें पाकिस्तान भी है। ठीक है जी, एट प्रेजेंट बात किया जाए तो 17 कंट्रीज है जो कि इसके अंडर आती है। और हमें क्वेश्चन में भी बताया गया था कि कौन कौन सी आई, तो वो भी याद कर लेनी है, पाकिस्तान याद कर लेनी है, टोटल 17 कंट्री है। और जिम्बाब्वे को अभी अभी इससे निकाला भी गया है, तो देखो एक्सक्लूड भी किया गया है। ठीक है, आप 17 कंट्री याद नहीं रख सकते हो, लेकिन जो करंट में है वो याद रख लो। 2-3 हमने ऊपर कर ली है, पाकिस्तान भी और जिम्बाब्वे इसमें नहीं है। अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ब्लैक लिस्ट की बात करें, देखो पहले उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है कि भाई आप जो बुरे बुरे काम करें उसको छोड़ दो, लेकिन अगर वो ना माने तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, जो कोऑपरेट ही नहीं कर रही भाई, उनको कहाँ पर डालो? ब्लैक लिस्ट में। अब अगर ब्लैक लिस्ट में आएगी तो क्या होगा? इनके साथ जो कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज है, वो जो हमारा ट्रेड है वो बंद कर देती है, मीन्स काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है इन पे। एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 2 ऐसी कंट्री है करंटली जो कि ब्लैक लिस्ट में, एक तो ईरान, दूसरा है कोरिया। ये कोरिया कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। क्लियर? तो ये 2 कंट्री है जो कि ब्लैक लिस्ट में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें कौन सा इसका इंडिकेटर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जी चाइल्ड मोर्टेलिटी, बी है लर्निंग आउटकम्स, सी है कुकिंग फ्यूल एंड डी है इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो सही आंसर है वो है बी, लर्निंग आउटकम इसमें नहीं आता है जी। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा सही आंसर है बी। ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसको MPI कहते हैं, प्रोड्यूस किया जाता है, मींस इसको रिपोर्ट को पब्लिश कौन करती है? वो है यूनाइटेड
नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, ये भी आपने याद रखना है। उसके साथ उसकी हेल्प कौन करता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर, ऑक्सफोर्ड वाले हो गए और यूएनडीपी हो गए, दोनों मिलकर ही इसको डेवलप करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टॉप की 3 कंट्रीज जिसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टी डिमेंशन है, उसमें इंडिया आ गया, नाइजीरिया और पाकिस्तान। अब आप देखते हैं कि इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, डायमेंशन कौन कौन सी है, जिससे कि हमें आइडिया होता है कि कौन कौन से कंट्री किस में होगी। सबसे पहला हेल्थ इसका इंडिकेटर है, उसमें न्यूट्रिशन चेक किया जाता है एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो हमारा ऑप्शन में था। उसके बाद है हमारे पास एजुकेशन, तो एजुकेशन में हम लोग ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते हैं, स्कूल अटेंडेंस देखते हैं। उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारे पास कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाउसिंग हो गया एंड एसेट्स हो गया। तो दीज आर द इंडिकेटर्स एंड द डायमेंशंस ऑफ द एमपीआई, जिससे कि हमें आइडिया लगता है कि कौन सी कंट्री कौन से नंबर पे है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हाँ इसके नोट्स जरूर बना लेना, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर लेना जी वीडियो को। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।